अविवादित विवाद का कार्यालय। यह कोई सरकारी कार्यालय नहीं था, बल्कि एक ऐसी प्रयोगशाला थी जहां मानवीय आशाओं को पिघलाकर हताशा में ढाला जाता था। अविवादित निर्माण कार्यालय के नाम पर यह स्थान दरअसल अनगिनत विवादों का गढ़ था। यहाँ की दीवारों पर सरकारी नियम कानूनों की धूल इस तरह जमी थी जैसे वे समय और इतिहास की परतें हों। कमरों में लगी पुरानी ट्यूबलाइटें धीमी धीमी जलती थीं, जिनकी रोशनी में सब कुछ धुंधला और अर्थहीन लगता था। हवा में पुरानी धूल, बासी कागज और एक अजीब सी नमी की गंध थी जो यहाँ के वातावरण की तरह ही चिपचिपी थी। हर मेज पर फाइलों का एक विशाल पर्वत खड़ा था जो किसी भी नागरिक के धैर्य को चूर चूर कर सकता था। इस प्रयोगशाला के मुखिया थे बाबू विश्वास लाल। वह सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि एक दार्शनिक थे जिन्होंने जीवन का सार फाइलों के ढेर में खोज लिया था। उनका चश्मा नाक पर इस तरह टिका रहता था जैसे वह दुनिया को नहीं बल्कि दुनिया की विसंगतियों को देख रहे हों। उनके चेहरे पर हमेशा एक ऐसा शांत भाव रहता था जो किसी भी तूफान को शांत कर दे। एक दिन इस प्रयोगशाला में एक भोला सा प्रयोग जीव प्रवेश करता है जिसका नाम था नित्यानंद। उसके चेहरे पर एक ऐसी आशा थी जो इस कार्यालय की हवा में अजनबी लगती थी। नित्यानंद को अपने गांव में पुश्तैनी जमीन पर एक छोटी सी चहारदीवारी बनानी थी। इसके लिए उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए था, एक ऐसा कागज जिसे नियमतः एक सप्ताह में मिल जाना चाहिए था। पर विश्वास लाल के लिए ये सिर्फ एक कागज नहीं था, ये सरकारी प्रक्रिया के प्रति उनकी ईमानदारी की परीक्षा थी। नित्यानंद ने बाबू विश्वास लाल को अपनी फाइल सौंपी, जिसके बाद अगले कई दिन तक वह कार्यालय के चक्कर लगाता रहा। हर दिन विश्वास लाल उसे एक नया और बेतुका कारण बताते। कभी वह कहते कि कागज पर मोहर सही रंग की नहीं है, तो कभी कहते कि हस्ताक्षर की शैली संदेहपूर्ण है। एक दिन तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया, आपकी जमीन का अक्षांश और देशांतर स्पष्ट नहीं है। इन बेतुके और थका देने वाले चक्करों के बीच नित्यानंद को एक गहरी बात समझ में आई। ये कार्यालय केवल कागजी कार्रवाई का केंद्र नहीं था, बल्कि लोगों को तोड़ने की एक अनूठी कार्यशाला थी। यहाँ हर फाइल पर देरी की मुहर लगाई जाती थी और हर देरी के पीछे एक अदृश्य अनकहा शुल्क छुपा होता था। एक दिन नित्यानंद पूरी तरह से थककर विश्वास लाल के सामने बैठ गया। उसके पास कोई तर्क नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। उसने अपने जेब से एक 50 का नोट निकाला और विश्वास लाल की मेज पर इस तरह रखा जैसे वह किसी यज्ञ की आहुति दे रहा हो। जैसे ही नोट मेज पर रखा गया, विश्वास लाल ने नोट को देखा नहीं, बल्कि उनकी आंखों में एक अजीब सी दहशत छा गई। उनका शांत भाव अचानक टूट गया और उनकी नजरें सीधे छत की तरफ चली गईं। एक तेज कानफाड़ू सायरन बजा। कमरे की पुरानी जर्जर दीवारें कांपने लगीं। विश्वास लाल ने चीखते हुए कहा, अंतिम उल्लंघन, प्रोटोकॉल भंग। उन्होंने अपने सीने से एक छोटा चमकता हुआ रिमोट निकाला और उस पर पागलों की तरह बटन दबाने लगे। वह नित्यानंद या नोट की तरफ देखे बिना मैनेजर के कमरे की तरफ भागे। दरवाजे पर एक बड़ी सी तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, प्रबंधक का कक्ष। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। नित्यानंद सकते में खड़ा था जब दफ्तर की छत एक अजीब सी यांत्रिक ध्वनि के साथ खुलना शुरू हो गई। ऊपर से एक चिकना चमकता हुआ अंतरिक्ष यान धीरे धीरे नीचे उतर रहा था, जो पहले छत का ही एक हिस्सा लग रहा था। यान का दरवाजा खुला और विश्वास लाल, अब एक भविष्यवादी यूनिफॉर्म में, तेजी से अंदर चले गए। यान ऊपर उठने लगा, जिससे छत में एक बड़ा सा गोल छेद बन गया। जैसे ही वह ऊपर गया, एक चमकता हुआ छोटा सा गोला नीचे की ओर तैरने लगा और सीधे नित्यानंद के खुले हाथ पर आकर रुका। यांत्रिक चीख के साथ यान एक चमकदार रोशनी में बदल गया और पलक झपकते ही आसमान में गायब हो गया। नित्यानंद अब उस कमरे में अकेला खड़ा था। उसके हाथ में एक चमकता हुआ गोला था, मेज पर 50 का नोट पड़ा था और उसके सिर के ऊपर एक बड़ा सा छेद था जहां से तारे दिख रहे थे। उसे उसका प्रमाण पत्र मिल गया था, पर उसके दिमाग में एक ऐसा भ्रम था जिसका कोई अंत नहीं था।